बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस में भीतर घात वाली खबर के साथ। प्रदेश कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयारी है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर करीब 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक हुई, जिसमें करीब 22 शिकायतों पर चर्चा की गई। देखिए रिपोर्ट। भीतर घात करने वाले नेताओं पर गिरेगी गाज। 10 साल बाद कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक। 22 शिकायतों पर समिति ने की चर्चा। 22 शिकायतें अभी तक कुल प्राप्त हुई है, जिन पे जो विधानसभा के चुनाव की ज्यादा है, उसमें उन पे ज्यादा चर्चा। नहीं, श्रेणी तो अलग अलग वो बाद में तय की जाएगी। वो तो सबकी शिकायतें उन पर विचार किया है। ऐसे उस हिसाब से कुछ नहीं है कि भाई ये गंभीर है, ये दूसरी है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, जिन नेताओं ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें कांग्रेस बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि करीब 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने बैठक में उन 22 शिकायतों पर चर्चा की, जो पार्टी नेताओं की तरफ से दी गई थी। ज्यादातर शिकायत विधानसभा और लोकसभा चुनाव के भीतर घात से जुड़ी हुई थी। 22 शिकायतें अभी तक कुल प्राप्त हुई है, जिन पे जो विधानसभा के चुनाव की ज्यादा है, उसमें उन पे ज्यादा चर्चा। चुनाव में जिस प्रकार की शिकायतें होती कि मेरे साथ खिलाफत काम किया, मेरे को हराने का प्रयास किया, मेरे साथ ये किया, वो किया, साथ में नहीं आए, मीटिंग में नहीं आए, इस प्रकार की शिकायतें हैं। चुनाव के दौरान भी कांग्रेस में इस बात की चर्चा थी कि कुछ नेता पार्टी के साथ भीतर घात कर रहे हैं। ऐसे में डोटासरा के निर्देश पर अनुशासन समिति की बैठक हुई और मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। ये मीटिंग हुई है और इसमें जो भी शिकायत आई है, विधानसभा चुनाव की और सांसद चुनाव दोनों की शिकायतें आई हैं, और उस पे जैसे कुछ लोगों ने प्रूफ भी भेजा है कि किस तरह से पार्टी के विरोध में जिन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ हमने जो भी कमेटी ने बैठ करके निर्णय लेकर के हम अनुशंसा करके और अध्यक्ष महोदय को उसको भेज रहे हैं। चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक ये जानने के लिए फीडबैक लिया था कि क्या जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उसे सही तरीके से पूरा किया है या नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई। पूर्व विधायक बाबूलाल नागर ने की 4 लोगों की शिकायत, जिसमें फागी नगर पालिका सभापति ओम प्रकाश शर्मा, फागी के पूर्व सरपंच सीताराम, जिला कांग्रेस कमेटी सदस्य भंवर सिंह पचाला, फागी ब्लॉक सचिव जाकिर शेख शन्नू का नाम शामिल था। इसके अलावा नागौर, चूरू समेत कई जिलों से भी शिकायतें मिली। हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब रिपोर्ट हम जल्द तैयार करके जिस कार्यकर्ता ने ज्यादा पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, जिसने खिलाफ काम किया उसके अनुसार हम रिपोर्ट करेंगे। अलग अलग जिलों से आई शिकायतों पर गंभीरता से चर्चा के बाद अनुशंसा रिपोर्ट। हमारा सबसे पहले तो हीरापुरा पर अजमेर की तरफ से आने वाले जितने भी हमारी रोडवेज प्राइवेट बसें हैं, उनके लिए बस स्टैंड बना है। तो आज उस बस स्टैंड को देखा था, क्योंकि जब शहर में जाते हैं तो कई तरह की परेशानियां होती हैं, वाहन ज़्यादा आ जाते हैं, और उसका ठीक प्रकार से बस जाती है, वो समय शहर में लग जाता है, इसलिए सवारियां लेट होती हैं। उसको ठीक प्रकार से संचालन उसका हो, तो आज उसको देखा है। आने वाले समय में वो प्रारंभ होगा। दूसरा, हमारा मेट्रो का फेस प्रारंभ हुआ है, उसको हमने आगे उस बस स्टैंड तक बनवाने के लिए, बस स्टैंड तक बने, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा लोगों को नहीं रहे जो बाहर से आने वाले हैं, उसका निरीक्षण किया। एक हमारा खुला बंदी शिविर, खुली जेल है, उसमें 300 बेड का हॉस्पिटल सांगानेर के लिए बन रहा है, तो उसका एक
मौका निरीक्षण किया था कि वो ठीक प्रकार से वहाँ बने, सब लोगों को सुविधा हो। आज ये RUHS का भी देखा है, यहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यहाँ थोड़ा सा कम आते हैं। तो इसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, आज उनको कहा है कि निराकरण करके, और इसमें जो और हम क्या कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। राजस्थान की जनता को इसका फायदा मिले, एक अच्छा हॉस्पिटल है उसको एक पूरी तरह से, क्योंकि SMS हमारा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ राजस्थान के ही नहीं अन्य प्रांतों के लोग भी उसमें आते हैं, उसका लोड कैसे कम हो, इस बारे में आज विचार विमर्श किया है, सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कोई भी मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको सुगम इलाज हो, अच्छा इलाज हो, इस तरह की व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो। इसलिए आज RUHS में आया था, यहाँ देखा है। आप सभी का इसी तरह सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को। देखिए बिल्कुल भजनलाल शर्मा मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चाहे जो बस टर्मिनल हो या फिर जो मेट्रो का फेज 1D है उसका दौरा किया, उसके बाद में जो ओपन जेल है वहां का निरीक्षण किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में जिस तरीके से जो विकास कार्य के जो प्रोजेक्ट हैं उनका निरीक्षण किया, इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब न्यू सांगानेर रोड से निकले तो वहां की भी जो व्यवस्थाओं का कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जायजा लिया। इसके बाद में RUHS हॉस्पिटल के अंदर करीब आधे घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर निकाला, जहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया कि किस तरीके से जो जयपुर का SMS हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इस RUHS को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। क्या ऐसे कारण है कि राजधानी जयपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद ये यहाँ पर पेशेंट नहीं आते? तो इस बात को लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर मीटिंग यहाँ पर की गई, डॉक्टर्स से फीडबैक लिया गया कि क्या कुछ यहाँ पर कारण है। उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ये कहते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द यहाँ पर SMS हॉस्पिटल के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इस हॉस्पिटल को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। वहीं ओपन जेल को लेकर, क्योंकि सांगानेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद विधायक हैं, सांगानेर में जो बड़ा क्षेत्र है ओपन जेल का, उसको किस तरीके से जो बंदी गृह है, एक हाईटेक बंदी गृह वहां पर बनाया जा सके, साथ ही साथ में उसकी जो जमीन है वो और क्या कुछ काम आ सकती है, इसके ऊपर भी UDH JDA के अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो बजट से पहले का जो दौरा है कई मायनों के अंदर अहम है। देखना ये होगा कि आगामी आने वाले बजट सत्र के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर को आखिर वो कौन कौन से प्रोजेक्ट देते हैं, क्योंकि लगातार चाहे ट्रैफिक मूवमेंट की बात हो या फिर लगातार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो एलिवेटेड रोड है, फ्लाईओवर है, राजधानी जयपुर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरीके से सुगम हो, इसकी दृष्टि से भी देखना ये होगा कि आगामी आने वाले बजट में क्या कुछ प्रावधान रहते हैं। बिल्कुल, न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी विकास के लिए भी। और जैसा कि तस्वीरें आपने देखा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, न सिर्फ बारिश के बाद प्रदेश का और शहर का दौरा किया, हालातों का जायजा लिया, बल्कि और कई विकास कार्यों की उनकी ओर से समीक्षा भी की गई। बहुत शुक्रिया आपका रोशन। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का दावा है कि राज्य सरकार का पहला बजट प्रदेश की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये दावा उन्होंने चित्तौड़गढ़ दौरे पर कहा। लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित होने पर सांसद CP जोशी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने आए थे। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे मीसा बंदियों का भी सम्मान किया। प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य का बजट चहुमुखी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। देखिए बजट से पहले जो हमने संकल्प पत्र में चुनाव के दरमियान कहा था उसका 45% से ऊपर राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। पहले सिर्फ नारे और वादे थे, अब उस काम को धरातल पे दिखने लगा है। और आने वाले बजट में भी निश्चित रूप से राजस्थान को और राजस्थान में बहुत कुछ होने वाला है। केंद्र का बजट भी है, चूंकि वो तो अलग अलग हेड में आता है, लेकिन स्टेट के बजट में निश्चित रूप से
राजस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और अब बात बाबा के उस माया लोक की जहां पर सिर्फ लड़कियों की एंट्री है। हाथरस कांड के भोले बाबा का एक और राजस्थान कनेक्शन सामने आया। अलवर के सहजपुरा में भी बाबा का आश्रम लगता था, जिसमें बाबा गांव के लोगों को आश्रम में घुसने नहीं देता था, लेकिन लड़कियों को आश्रम में बिना रोक टोक के प्रवेश की इजाजत दी जाती थी। देखिए रिपोर्ट। हाथरस में जिस भोले बाबा नारायण हरि के सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हुई है, उसी भोले बाबा के अलवर आश्रम से चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। जिस गांव में बाबा का आश्रम है, वहां के लोगों ने नारायण हरि पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि जब बाबा आश्रम में आता था तो गांव वालों को आश्रम में नहीं जाने दिया जाता था, सिर्फ बाहर से आए लोगों और श्रद्धालुओं को ही एंट्री मिलती थी। तो क्या अंदर प्रवेश नहीं करने देते किसी को? हाँ, किसी को ना घुसन देते हैं। तो वो महाराज जी यहाँ कोरोना काल में कितने समय रहते हैं यहाँ पे? यहाँ 1.5 साल तक है। तो अंदर क्या चीज है, ये रहस्य बना हुआ है आपके लिए? आप पता नहीं है, हम कुछ हम भीतर लड़की रहवा सब रहवाई जाओ, पर और कोई किसी को नहीं घुसन देंगे। ग्राम वालों को नहीं घुसने देते ना। दरअसल नारायण हरि के पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा में कई आश्रम हैं। इसी तरह राजस्थान के अलवर में खेड़ली उपखंड के गांव सहजपुरा में भी बाबा का एक आश्रम है। गांव में करीब 1.5 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम बना हुआ है, जहां बाबा पहले भी कई बार आकर सत्संग का आयोजन कर चुका है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती थी। 2019 से 2020 के करीब कोरोना काल में बाबा सहजपुरा के ही आश्रम में 9 से 10 महीने लगातार रहा था। यहाँ जो पुलिस स्टाफ और यहाँ की कमेटी और यहाँ का जन सहयोग इस तरीके से था जो पब्लिक को कवर कर लिया। अगर कोई सेवादार नहीं है, बाबा जी करते हैं, पुलिस वाला नहीं है, तो यहाँ आम जन भी उस तरीके से काम करते, किसी को कोई हाथ तक चोट नहीं पहुँचे, कोई परेशानी, बड़ी सावधानी उस तक से काम करते। सहजपुरा गांव के लोगों ने बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हाथरस में जो 121 लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार बाबा ही है और उसको जेल होनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों ने खुलासा किया कि बाबा के गांव के लोगों को आश्रम में घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को आश्रम में बिना रोक टोक के प्रवेश की इजाजत दी जाती थी। गाँव वालों का कहना है कि अंदर आश्रम में क्या होता था, ये किसी को नहीं बताया जाता था। ये तो कभी जवार आते हैं। कौन कौन से बार को आते हैं? मंगलवार को आते हैं, शनिवार। अच्छा, तो जब और ये गांव वालों को अंदर प्रवेश करने देते हैं? नहीं, किसी को भी करने देते? नहीं। तो क्या बोलते हैं अंदर जाने से? बिल्कुल ताला लगा हुआ है। अच्छा, तो अंदर क्या है, आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, यानी रहस्य बना हुआ है। बताते चले कि राजस्थान के दौसा में भी भोले बाबा का दरबार लगता था। साथ ही उसके पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से भी संबंध सामने आए थे। साथ ही दौसा में उसके लग्जरी लाइफ जीने का भी खुलासा हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और भरतपुर अभी भी धर्म परिवर्तन का अड्डा बना हुआ है, लेकिन अभी कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अब तक धर्म परिवर्तन के 5 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हर बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सामने आकर धर्म परिवर्तन के इस खेल को उजागर करना पड़ता है। धर्म परिवर्तन के सीधे तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अलग अलग लोग इस काम में जुड़े हुए हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 11 फरवरी 2024 को हुआ था सबसे बड़ा मामले पर खुलासा। लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देकर एसआईटी गठित करने की मांग की थी और इस मामले में एसआईटी का गठन भी हुआ था, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं फाटक नंबर 39 रिपो रोड पे। इस पर पुलिस वहाँ पे गई थी और कुछ लोगों को वहाँ से दस्तयाब किया है। कुछ लोगों का आरोप है कि
धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इकट्ठे हुए। इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जैसे ही जानकारी और आएगी आगे अपडेट दे देंगे। इंसान को है ना बाहर से बहला फुसला के बुलाते थे कि यहाँ पे तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, ये सही होगा, वो सही होगा। जो आदमी बीमारी दूसरे की सही कर रहा है, पहले तो वो अपनी पत्नी को ही नहीं बचा पाया, फिर किसकी बीमारी सही करेगा? वो सिर्फ पैसों का खेल था, कुछ नहीं है। टीम गठित करी, एसआईटी टीम ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उसके बाद आज सूचना मिली कि धर्मांतरण हो रहा है, लंबे स्तर पर हो रहा है। 50 से 100 महिलाएं और 8-10 लोग थे इसमें शामिल। हमने लड़का भेजा तो एक लेडीज ने कहा कि इसमें तो लाइब्रेरी चल रही है, लाइब्रेरी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मगर जब लड़कों ने खोल के देखा तो वही ईसाईकरण पूरी तरह से चल रहा था। उन्होंने से एक को पूछा भी तो उसने कहा कि हम 500 रुपए में आए और वो पुलिस उनको लेके भी गई है। सब स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे मामले को देखते थे, उनसे बात करते हैं कि वो क्या देखते थे, क्या यहाँ पर होता था, क्या होता था यहाँ पर। यहाँ सत्संग होता था। सत्संग में क्या होता है, धर्म पर तो होता है कि नहीं होता है ये तो नहीं मालूम है, पर कुल मिला के यीशु मसीह का सत्संग यहाँ होता था। काफी लोग आते हैं, काफी जाते हैं, ये नहीं मालूम है। इनकी वाइफ खुद की खत्म हुई थी, वो तो पिता परमेश्वर ने या जिंदानी की, दूसरों क्या इतना करेंगे। ये कब से चल रहा था? ये करीब 2-3 साल है। वो कोई 5-6 साल है धर्म परिवर्तन के रट्टे। 8 साल से चल रहा था। रोज जत्था ये क्या चलता था यहाँ पर? यहाँ भैया धर्म परिवर्तन को वो चल रहा है प्रोग्राम, और कई बार जो है वो ऑब्जेक्शन भयो पर ना सुधार भयो। आज भयो सुधार थोड़ा बहुत है जागो। कितने लोग आते थे यहाँ पर? ये गली में 50 आदमी भैया रामते। महिलाएं भी हैं कुछ, इनसे महिला भी करीब 8 साल से यहाँ सत्संग हो रहा है ये। जिससे गाँव से मिलकर यहाँ आए थे, जब से गाँव से यहाँ आए थे सत्संग जब से हो रहा है यहाँ पर। क्या होता था सत्संग में, किस तरह से? सत्संग में यानी कि अब ये तो पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, पर सारे इकट्ठे किए जाते थे, इकट्ठे करके यहाँ सत्संग होता था यीशु मसीह का। और ये कहते थे कि अपने देवता को हटाइए यहाँ से और हमारे यीशु मसीह जी को पूजिए आप। क्या हिंदू देवी देवताओं को हटा देने कहते थे? अच्छा, बिल्कुल हटा दीजिए। जैसे हमारे माँ बाप हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं वो मर गए हैं या फिर उनकी भी फोटो नहीं रखनी है यहाँ। अच्छा, बिल्कुल हटानी है। उन्हें भी हटा दो। अंदर किसी को जाने देते थे क्या ये? नहीं, पहले अंदर जाते थे, जैसे जो सत्संग होता है वहाँ तो जब तो जाते थे। नहीं, किसी बाहर के आदमी को, जैसे कॉलोनी वालों को? हाँ, कॉलोनी वालों को जाने देते थे पहले तो, पर अब जब से यहाँ पता चला है कि ऐसे हो रहा है तो फिर हम कोई नहीं आता था यहाँ। बिल्कुल, सब बंद हो गया। और भी मतलब क्या देखते थे आप यहाँ पर, क्या होता था? सत्संग ही देखो भैया, हमने तो सत्संग ही हो। आज से कुछ दिन पहले जो पमाड़ा हुआ था ना यहाँ पे, जब छापा पड़ा था, जब से बंद हो गए हैं। उन्हें पहले तो यहाँ पे ट्रैक्टर भर के आते थे। कैसे लोग आते थे, मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर? अब ऐसे तो नहीं पता, सही भी थे। गाड़ियाँ भी आती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती थी यहाँ पे, 4 व्हीलर वगैरह, और टेम्पो भी, गाड़ियाँ भी, मोटरसाइकिल की लाइन यहाँ से वहाँ तक होती थी। यही पड़ोस नहीं रहते? हाँ, मैं पड़ोस में रहती हूँ। और इस बीच डीग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर इनामी बदमाशों पर एक्शन लिया गया है। कामा पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 25-25 हजार के 3 इनामी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बहुचर्चित देवी राम हत्याकांड में ये गिरफ्तारियां की गईं। 3 साल से लगातार ये तीनों आरोपी फरार चल रहे थे, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। लगातार अलग अलग जगहों पर ये आरोपी फरारी काट रहे थे। तस्वीरें देखिए, तीनों आरोपी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर 25-25 हजार के 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए डीग की कामा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब इस पूरे मामले को लेकर तीनों फरार आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। और अब बात साइलेंट अटैक की। देश में साइलेंट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और आए दिन ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जिससे देखकर हम हैरान हो जाते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों को अचानक हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। आपके टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 2 जिलों की तस्वीरें हैं। पहली दौसा की, जहां 10वीं के छात्र की मौत हो गई और हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साइलेंट किलर हार्ट अटैक, जिसे लेकर लगातार गंभीर रहने के लिए और सतर्क रहने के लिए अपील भी की जाती है। अपने
जो डेली रूटीन है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अजमेर से। ये पहली तस्वीर जहां पर एक युवक हार्ट अटैक का शिकार हुआ, तो दूसरी 10वीं के छात्र की। सीसीटीवी में कैद छात्र की मौत का वीडियो। स्कूल पहुंचे ही गस खाकर गिरा 10वीं का छात्र। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। यह सीसीटीवी फुटेज बांदीकुई के ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां हर रोज की तरह 16 साल का यतेंद्र स्कूल पहुंचा था, लेकिन वो कक्षा में पहुंचने से पहले ही गश खाकर के गिर जाता है। आनंद फानन में उसे बांदीकुई के अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब उसकी जांच करी तो उसके अंदर धड़कन वगैरह कुछ थी नहीं, मृत लग रहा था बच्चा। और उसके बाद उसको CPR वगैरह देने की कोशिश करी, पर उसके बाद वो रिटायर नहीं हो पाया। और उसके परिजनों से थोड़ी जानकारी लेने की पूछी, तो परिजनों ने यही जानकारी दी कि वो स्कूल गया था, खड़े खड़े नीचे गिर गया, फिर वो समझ के उसको लेके आए थे। और उसके बारे में भी बताया गया था कि उसके पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके लिए वो 3-4 साल पहले जेके लोन अस्पताल के अंदर के लिए भर्ती रहा था। इसके अलावा और किसी बीमारी का है और किसी तरह के इलाज का उन्होंने कोई बताया नहीं। पंडितपुरा गांव के यतेंद्र को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दूसरी तरफ परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि छात्र की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। हालांकि इस बीच ये बात सामने आई है कि 4 साल पहले हार्ट की बीमारी के चलते उसे जयपुर के एक अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में बच्चे की मौत क्यों हुई। हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है, ऐसे में मौत के वास्तविक कारण तो सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और अब खबर अलवर के मालाखेड़ा से, जहां स्कूल में 3rd ग्रेड महिला टीचर की दबंगई का मामला सामने आया। महिला शिक्षक ममता मीणा स्कूल में सभी को धमकाते हुए नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला टीचर से बाकी शिक्षक और ग्रामीण परेशान हैं। इसे लेकर ग्रामीणों और बच्चों ने स्कूल का ताला बंद कर प्रदर्शन भी किया और महिला टीचर को हटाने की मांग की गई। देखिए किस कदर ये महिला टीचर हंगामा कर रही है। हाँ जाट नहीं है ना। हाँ वो आप बस खा लीजिए। मेरे खा ली। कितने खाई? ग्लास सही ले लूँगा तो बाबा चुका देगा अपना। ठीक है ठीक है। चुका ही रहा है, चुकतू हो रहा है। ठीक है ठीक। बाबा चुकाएगा। मैडम देखो अभद्र व्यवहार करना ठीक नहीं है। मैडम पढ़े लिखे लोग हैं, अपन समझदार है, स्टाफ लगा है, बच्चे देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है मैडम ये। बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ, पढ़े लिखे आप हमारी देखो आप शक्ति है। अब जितनी औरत है ना हमारे लिए पूछ रही है, मैं चाहता हूँ कि उसमें ग्राम जोगी नंगला में एक टीचर कार्यकर्ता है जो ममता मीणा है, जो हमारे बच्चों से, हमारे गुरुजनों से, टीचरों से, ग्रामवासियों से दारू पी के यहाँ आती है और उनको मारने की और मरने की धमकी देती है। तो इसी वजह से पूरे गांव में और बच्चों में भय है कि हमारे कोई ना कोई दाग नहीं लग जाए, स्कूल में दाग नहीं लग जाए। तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर हमें अवगत कराया, टीचरों को अवगत कराया। और बुलेटिन में अब बात करेंगे बच्चों से सफाई कराने वाली खबर की। प्रदेश में 2 जिलों में ऐसी तस्वीर सामने आई। पहली खबर डिडवाना से है, जहां सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी खबर करौली के टोडा भीम से, जहां बिजली के खंभों और झूलते तारों के बीच स्कूली बच्चे सफाई करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीर, ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य है, जिन्हें स्कूल में उनके अभिभावक इसलिए भेजते हैं ताकि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके, पढ़ लिख कर आगे कुछ बन सके। लेकिन ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करती है। जरा सोचिए, अगर स्कूल में जाने के बाद बच्चों से साफ सफाई कराई जाए और ऐसे काम भी कराई जाए जहां पर जान का जोखिम हो, तो आखिर अभिभावक भला क्या सोचकर अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे।
ये तस्वीरें सवाल खड़े करती है स्कूल प्रशासन पर और जिला प्रशासन पर भी कि आखिर इन तस्वीरों को अनदेखा क्यों किया गया है। अब ये दोनों तस्वीरें तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है, जहां पर स्कूल पहुंचे बच्चे हाथों में किताबों के बजाय झाड़ू लिए नजर आते हैं और साफ सफाई कर रहे होते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे। अगर कोटा में प्रवेश करने पर जोरदार और भव्य स्वागत हुआ, जैसा कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान ली और स्वागत से प्रफुल्लित भी नजर आए और कार्यकर्ताओं की जमकर उनकी ओर से सराहना भी की गई। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद आपको बताते चले कि गृहनगर का उनका पहला दौरा था, जिसकी वजह से जबरदस्त उत्साह न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि आम लोगों में भी दिखाई दिया। कोटा में जब वो पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ ओम बिरला का। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला का राजस्थान में जोरदार स्वागत हो रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा दौरे पर है और पहले इंदौर और अब दिल्ली में जोरदार स्वागत जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और उनका स्वागत जो है वो कर रहे हैं। बिरला साहब, जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में और जोरदार स्वागत आपका किया जा रहा है। जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद है। ये स्वागत हो रहा है, कार्यकर्ता जो है वो तैयार नहीं है एक पल भी यहाँ पर पहुंचकर ओम बिरला का स्वागत करने में कोई चूकना नहीं चाहता। और ये देख सकते हैं किस प्रकार का उत्साह इस वक्त बूंदी में देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो जोरदार नारेबाजी और यहाँ पर साफे पहना रहे हैं, यहाँ की जो स्टाइली साफे वो बना रहे। बिरला साहब, बहुत उत्साह है यहाँ के कार्यकर्ताओं में। यहाँ की कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत हमेशा इसका प्यार आशीर्वाद में इस ताकत में सामर्थ है। मैं ऋणी हूँ पूरी जनता का, जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। मेरी कोशिश है एक सेवक के रूप में उनकी सेवा करूँ। ये दूसरी बार लोकसभा का मौका मिलना अपने आप में बड़ी बात है और यहाँ के लोगों का। और रुक करेंगे अगली खबर का। वक्त के साथ साथ गौ तस्कर भी हाईटेक होते चले जा रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे दौसा में गौ तस्कर नेताओं के पोस्टर की आड़ में पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन एक गुप्त सूचना ने उनका खेल बिगाड़ दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। इको गाड़ी में तस्करी का बड़ा खेल, नेताओं के पोस्टर्स को बनाया हथियार, लेकिन एक फोन कॉल ने खोला राज। इको गाड़ी से तस्करी का खेल खेलने वाले गौ तस्कर कितने शातिर हैं, उसका अंदाजा इस गाड़ी को देखकर लगाया जा सकता है। गाड़ी के पिछले वाले हिस्से में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का पोस्टर है, जबकि अंदर की तरफ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का पोस्टर नजर आ रहा है। पोस्टर की आड़ में कैसे तस्करी की जा रही थी, ये हैरान करने वाला है। दौसा में गो तस्करी का एक नायाब तरीका सामने आया है। छोटी गाड़ी में गायों को ठूस ठूस कर भरा जाता है और उन्हें गो तस्करी के लिए ले जाया जाता है। ये दौसा की कोतवाली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है। RJ5 यानी भरतपुर नंबर की गाड़ी है। हालांकि नंबर प्लेट सही है या नहीं है ये एक जांच का विषय है, लेकिन जो गाड़ी के अंदर की जो स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि जो गायों को बांधने के लिए, उसके हाथ पैरों को बांधने के लिए जो रस्सा पड़ा हुआ है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके इसमें पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये पोस्टर, इसमें जवाहर सिंह बेढ़म जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनका ये पोस्टर है। साथ ही हम पीछे से तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये गाड़ी दौसा में आई थी। ऐसे में गो तस्करों का मानना है कि दौसा जैसे किरोड़ी लाल मीणा का यहाँ इलाका है, ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का भी पोस्टर लगाया है ताकि पुलिस और जो अन्य जो एजेंसियां हैं वो इन गो तस्करों की जांच नहीं करे, इन्हें रोके नहीं। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए इस तरह नेताओं के पोस्टर का सहारा ये गो तस्कर लेते हैं। गाड़ी भी ये छोटी लेते हैं ताकि पुलिस को ये विश्वास नहीं हो कि इस गाड़ी में गायें हो सकती हैं। पुलिस की माने तो भरतपुर नंबर की इको कार को दौसा शहर में सोमनाथ सर्किल के पास देखा गया था।
जिसके अंदर ठूस ठूस कर 3 गाय भरी हुई थी। लोगों ने छोटी कार में जैसे ही गायों को देखा, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तस्करों का पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में आते उससे पहले ही वो कार को कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़कर फरार हो गए। रात को थाने पे इत्तला मिली थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया था कि सोमनाथ चौराहे से गायों को भरकर एक इको गाड़ी कलेक्ट्रेट की तरफ जा रही है। उस सूचना पर हमारे जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया, तो जो गाड़ी चालक था वो गाड़ी को कलेक्ट्रेट के वहाँ छोड़कर और फरार हो गया। उसमें जब देखा गया तो 3 गायें जिनके पैर और मुंह बंधे हुए थे उसमें पड़ी हुई थी। पुलिस की माने तो ये तस्कर प्रभावशाली नेताओं के फोटो इलाके के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस इन्हें कहीं न रोके। गाड़ी भरतपुर नंबर की तो जवाहर सिंह बेढ़म के फोटो का इस्तेमाल किया गया, जबकि दौसा में आना था, इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की माने तो इसके पीछे इनका मकसद पुलिस की आंख में धूल झोंककर आराम से निकल जाना था। हालांकि गो तस्कर फरार हो चुके हैं और इसके अंदर 3 गायें मिली हैं, तीनों गायों को मुक्त करा दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब गो तस्करों की तलाश की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वही डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक बरकरार है। एक ताजा मामला राहो गेट के पास का है, जहां सांड ने एक महिला को रौंद डाला। आवारा सांड के हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हुई है। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां पर प्रशासन की लापरवाही का शिकार ये महिला हो गई। सांड बीच सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आया और महिला को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। रेड सर्किल के अंदर उस महिला को आप देख पा रहे हैं जो सांड के हमले का शिकार हो गई और इस वक्त महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह तस्वीर सामने आने के बाद भी, इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। महिला की स्थिति खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी शायद इंतजार कर रहा है प्रशासन कि कुछ और हादसे हो, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और अब बात मॉनसून की। प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले कुछ दिनों में दर्ज की जा सकती है। टोंक जिले में भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश में पानी का प्रचंड प्रहार। 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। काले बदरा जमकर बरस रहे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश एक तरफ गर्मी से राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई शहरों और कस्बों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित भी कर चुकी है। टोंक, कोटा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर समेत कई जिलों में कहीं कम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन बारिश ऐसे ही होती रहेगी। सबसे पहले बात टोंक की, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सभी अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। टोंक की बनास नदी में भारी बारिश के बाद उफान पर आ चुकी है, जहां देर रात 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं टोंक से ही तेज बहाव के बीच ट्रक बहने की तस्वीर भी सामने आई। दरअसल बरसाती नाले के बीच से ट्रक चालक निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही ट्रक पानी में समा गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और उसका साथी कूदकर अपनी जान बचा चुके थे। ये तस्वीरें 12 जिले के शाहबाद इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। वहीं निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
परेशानी का सामना धौलपुर के बसेड़ी में भी लोगों को करना पड़ रहा है बारिश का, जहां बीच सड़क बिजली का खंभा गिर गया, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। गनीमत रही कि जिस वक्त विद्युत पोल गिरा उस समय मौके से कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर में तो भारी बारिश के बाद एक सड़क अचानक ही 3 से 4 फीट धंस गई, जिसमें एक टेम्पो फंस गया, जिसके चलते एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं अनूपगढ़ में बारिश के बाद नहर में आए तेज बहाव में एक युवक बह गया। बताया जा रहा है युवक अनूपगढ़ के वार्ड 6 का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही। भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियां भी हो रही। केकड़ी में बारिश के बाद भासू गांव के पास पुलिया टूटने से आवाजाही पूरी तरीके से अब बंद हो चुकी है। आलम यह है कि पानी पुलिया से करीब 3 फीट ऊपर बह रहा। बारिश के बाद बीकानेर में जहां सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो वहीं जोधपुर में जर्जर मकान गिर चुका है। बताया जा रहा है कि मकान के पास अंडरग्राउंड में निर्माण चल रहा था, जहां बारिश के बाद पानी भर गया। सवाई माधोपुर हो या फिर कोटा, सब जगह हालात एक जैसे हैं। कोटा के इटावा इलाके में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी पर बना पुल पानी में समा गया, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का संपर्क अब टूट चुका है। बात सवाई माधोपुर की करते हैं तो यहाँ बरसात के बाद कुशीला दर्रे पर भारी पानी देखने को मिल रहा। बहरहाल बारिश के चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। प्रशासन लोगों से एहतियात बरतने की लगातार अपील भी कर रहा, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही के चलते जान जोखिम में डाली जा रही। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो मॉनसून का कहर है और पानी में शहर है। टोंक जिले में लिए चलते हैं, जहां पर पीपलू में भारी बारिश के बाद कई सरकारी कार्यालय भी जलमग्न हो गए हैं। पीपलू एसडीएम, तहसील, उपकोष, न्यायालय, पंचायत समिति, कस्तूरबा छात्रावास, सीओ ऑफिस टापू में तब्दील हो चुके हैं। सरकारी कार्यालयों में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। बिजली निगम का पावर हाउस जलमग्न होने के बाद से ही पीपलू क्षेत्र की बिजली की भी समस्याएं हो रही हैं। कल शाम से ही बिजली गुल हो चुका है। 1980 के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 220 mm बारिश हुई। पीपलू मुख्यालय का कई गांवों से संपर्क कट चुका है। फिलहाल बारिश नहीं होने से बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। टोंक जिले में तेज बारिश के बाद कई बांध लबालब हो गए हैं, कई बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो टोंक जिले के कई रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा, पीपलू डिग्गी जो मार्ग है वो तेज बहाव के बाद में बंद कर दिया गया है। और हालांकि प्रशासन ने भी पूरी तरह से जल भराव और जल जहाँ जमाव है, तेज बहाव है, वहाँ से आने जाने को मना किया गया है। टोंक ज़िले की बात करें तो औसत बारिश का 25% कल यानी एक ही दिन में बारिश होने की वजह से काफ़ी इलाके प्रभावित हुए। खास करके मालपुरा और पीपलू में तेज़ बारिश के बाद 100 से ज़्यादा गांव हैं वो जल भराव की स्थिति में आ गए। हालांकि कल से बारिश नहीं होने के बाद में अब जल निकासी पूरी तरह से हो गई है, लेकिन कई इलाके जो प्रभावित है, कलेक्टर ने भी आज दौरा कर कई इलाकों का जायजा लिया। और तस्वीरों के जरिए ये देख सकते हैं पीपलू डिग्गी जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है और पीपलू का कई सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, सीओ कार्यालय, कोर्ट से लेकर के जीएसएस है वो पूरी तरह से जलमग्न है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। टोंक के पीपलू से यह खबर है, जहां पर एसडीआरएफ की टीम एक्शन मोड में आ गई है। एसडीआरएफ ने 4 लोगों का रेस्क्यू किया है। मकान में फंसे हुए 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि मकान में 8 फीट तक पानी भर चुका था। बारिश के बाद से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां पर सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर चुका है। तो बिजली विभाग भी पूरी तरीके से पानी से डूबकर टापू में तब्दील हो चुका है। और ये तस्वीर देखिए, जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मकान में फंसे हुए 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने मकानों में फंस चुके हैं, क्योंकि उनके मकान के अंदर तक
8 फीट तक पानी भर चुका है। ऐसे में लोगों के लिए ये पानी मुसीबत बना हुआ है, ये बारिश मुसीबत बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से बरसात नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार पानी निकासी तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने घरों में फंसे हुए हैं और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम अब एक्शन मोड में आ चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त टोंक के पीपलू में है, जहां पर महज एक ही दिन में 220 mm रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।